बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा और मैं हूं जवाद शमसी। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान जो इस वक्त अपनी तस्वीर पेश कर रहा है और जिस तरह से हालात तब्दील होते चले जा रहे हैं, मंजर पे मंजर बदलता चला जा रहा है, ऐसे में हमें अपने सीनियर सियासी कायदीन से रहनुमाई हासिल करना है और उनके तजर्बात से फ़ायदा हासिल करना है। नाज़रीन, आज हम खुर्शीद महमूद कसूरी साहब के पास आए हैं और ये सीजन्ड पॉलिटिशियन है और चेयरमैन मुस्लिम लीग स्टीयरिंग कमेटी हैं और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं जी अपने प्रोग्राम में और वक्त देने का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। आप चेयरमैन हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की स्टीयरिंग कमेटी के। क्या समझते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है बड़ा अफसोसनाक हो रहा है। इलेक्शन के बाद जो पार्टियां हार गई थी, जैसे हमारी पार्टी हार गई थी, हमने दिल से शिकस्त तस्लीम की थी। आवाम का फैसला था, आवाम के फैसले के सामने जमहूरियत में सर झुकाना पड़ता है और हमने फैसला तहे दिल से उसको एक्सेप्ट किया था। लेकिन जमहूरियत का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि एक दफ़ा इलेक्शन हो जाए उसके बाद कहानी ख़त्म, पैसा हजम। उसके बाद तो आपका ट्रायल शुरू होता है जी जी। और वो जो इनका इम्तिहान हुआ है उसमें पूरी तरह फेल हो गए जी जी। और चाहे जमहूरियत के फ्रंट पे तो मैं क्या बात करूं, वो ज़्यादा इस पे बहस की जा सकती है क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जमहूरियत की रूह से इन्होंने किया था, उसका जो हशर बना है वो आपके सामने है दोनों पार्टियों का। लेकिन चाहे मईशत हो या खारजा पॉलिसी, उसमें बुरा हाल हो गया पाकिस्तान का। जमहूरियत वो जहाँ तक खारजा पॉलिसी का है, आज पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड है। जी जी। जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, जितनी अगर आप कंपैरिजन कर ले हमारे दौर के साथ तो कुछ तनासुब ही नहीं मुकाबला मैं करूँ। हमारे दौर में तो इकोनॉमी का साइज डबल हो गया था, 70 बिलियन से 160 बिलियन पाकिस्तान की। फिर जो गुर्बत की फिगर थी वो 34 से कम होकर 17% रह गई थी और ये फिगर मेरी नहीं है, ये मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिगर है और ये फिगर इन्होंने लिख के दी थी IMF को, जो पब्लिकली नहीं मानते। पब्लिकली कहते सारी मुसीबत हमें विरसे मिली है, लेकिन कागजों पे लिख के दिया कि जी 34 से 17% रह गई गुर्बत ऑन रिकॉर्ड IMF को लिख के दिया। जी जी बिल्कुल। उसकी बुनियाद पर कहा जी हमारे मुल्क का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले 5-6 साल में, तो हमें कर्जा दे, इसलिए इन्हें लिखना पड़ा कि कर्जा मांग रहे थे तो बताना था ना भी मुल्क में कितनी कैपेसिटी है। तो इकोनॉमी का साइज डबल हो गया। GDP ग्रोथ जो था एक साल में तो दुनिया का दूसरा नंबर था आफ्टर चाइना, 8.6% GDP ग्रोथ था। मेरे अपने हल्के में जितनी डेवलपमेंट हुई है पिछले 60 साल में नहीं जो मेरे दौर में हुई है, विदाउट अ फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। यानी कि इस किस्म की हाईवेज बनी है नेशनल असेंबली के हल्के में। या लाहौर कसूर, जी जी प्लीज, कसूर दीपालपुर, जी जी, फिर कई कस्बों में सुई गैस, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। कीमतें जो वहाँ जमीन की हैं 4-5 हो गई हैं डेवलपमेंट की वजह से। तो मेरा कहना यह है कि लोग सब चीज देख रहे हैं ना, तो उनको सिर्फ जमहूरियत का ये मतलब नहीं होता कि आप वोट लेके आ जाएं और उसका फिर डिलीवर ना करें। तो मैं ये समझता हूं कि इस दौर में आपने पूछा हाल क्या है, हाल बदकिस्मती से वो अच्छा नहीं है। मेरा तो दिल ये चाहता था हैसियत पाकिस्तानी, चाहे मेरा अपोजिशन से ताल्लुक है, कि मैं कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, मुल्क तरक्की कर रहा है। वो तो ऐसी बात नहीं मैं कह सकता। जी जी यकीनन। अच्छा कसूरी साहब, आप परवेज मुशर्रफ के दौर में वजीर खारजा रहे, किस हद तक आप आजाद खारजा पॉलिसी लेके चले? यहाँ को तीन मेरी आदत है कि बात ना की जाए, दलील दी जाए। जी प्लीज, क्योंकि सिर्फ दलील ही लोग याद रखते हैं। जी जी, बातें तो हर बंदा कह देता है, जो चाहे मुंह जबान ही लानी है ना। अमेरिका के लिए कुछ बहुत अहम चीजें थी। एक, वो चाहता था कि इराक पर जब हमला कर रहा था तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सपोर्ट, यानी कानूनी जवाज चाह रहा था। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था। जी जी। और मैंने 2 दफा सिक्योरिटी काउंसिल प्रिजाइड किया उस दौर में। अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि हम इराक पे सपोर्ट करें हमले का। हमने डट के उसकी मुखालफत की और दूसरों को भी मिलाया कि इसकी मुखालफत की जाए। नंबर 2, अमेरिका चाहता था पाकिस्तान ईरान इंडिया गैस पाइपलाइन के बारे में, आपको पता है कि वो प्रेशर था। हाँ। हमने एग्रीमेंट साइन कंक्लूड कर लिया और जो इस प्राइस पे हमने कंक्लूड किया, मौजूदा हुकूमत ने प्राइस किया उससे भी वो 20-25% कम प्राइस थी। तीसरी चीज,
किसी को शक तो नहीं होना चाहिए कि अमेरिका और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो छुपे हुए तो नहीं है। बिल्कुल। उसने भारत पे प्रेशर डाला और पाकिस्तान पे डाला जी जी कि वियना में IAEA की मीटिंग में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में ईरान के खिलाफ वोट दिया जाए। जी। भारत जैसा बड़ा मुल्क जो बहुत फख्र करता है आजाद खारजा पॉलिसी पे, वो प्रेशर में आ गया, उसने वोट दे दिया ईरान के खिलाफ। हमने अमेरिका के प्रेशर में आ गया और हमने नहीं दिया। वो कहते हैं अंग्रेजी में डीड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ईरान हो, इराक हो, फिर मामला आया हमारे दौर में बॉम्बिंग हुई इस पे लबनान पे जी। इतना हमने डट के स्टैंड लिया कि सारी इस्लामी दुनिया में सिर्फ 2 वज़ीर खारजा गए जब बॉम्बिंग हो रही थी, मैं और मलेशिया का। हालांकि OIC ने अपील की थी कि फॉरेन मिनिस्टर्स जाए और अपनी सॉलिडारिटी दिखाए, और मैंने जवाब दे दिया कि मैं इजराइल से इजाजत नहीं लूंगा, क्योंकि वो कई बाद में गए इजराइल से इजाजत लेके एयर स्पेस, क्योंकि हवाई जहाज लैंड करेंगे। मैंने कहा मैं किसी की इजाजत से नहीं जाऊंगा। चुनाचे मुझे शाम के जरिए जाना पड़ा, सदर हाफिजुल असद से हमारी वहां मुलाकात हुई, और फिर हम मोटर में गए, एक छोटे छोटे कस्बों और देहात से गुजर के, टोटल ट्रैफिक जैम था। तो हमने तो वहां वो किया जो अमेरिका नहीं चाह रहा था, जो पाकिस्तान का कौमी मफाद था, लेकिन हमने को ये तो नहीं कि अमेरिका की मुखालफत करनी थी। जहां हमारा स्टैंड था क्लियर, हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात डेफिनेटली चाहते थे। एक सुपर पावर है, पाकिस्तान के मफाद में है कि अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हो, चीन से हो, इस्लामी दुनिया से हो। वो जहां हमारा इंटरेस्ट कॉमन था वहां हमारे एक दूसरे साथ उनको ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का आया, कोई सवाल ही नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, नो क्वेश्चन। अच्छा, ये जो डॉक्टर कदीर साहब वाला मामला हुआ आपके दौर में जी, उसके बारे में कुछ कहना? जी हाँ, डॉक्टर कदीर के मुंह बोलता सबूत है। कितना प्रेशर था उनको हैंड ओवर किया जाए, कहा नहीं हैंड ओवर करेंगे, जो भी उनका होना है वो हम करेंगे। कोई नहीं कहा गैर मुल्की को, किसी को रसाई नहीं दी। अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो उस वक्त कितना प्रेशर था हुकूमत पाकिस्तान पे कि जी बेच दिए, फलां किया, गैर जिम्मेदार हुकूमत है, फलां, हर किस्म का बौछाड़ हो रही थी, हवाले करो, इनका ट्रायल करेंगे, इनकी इंक्वायरी इनसे होगी। हमने कोई इजाजत नहीं दी, किसी की मजाल नहीं हुई। अच्छा, हालिया कुछ 2-3 इंटरव्यूज जो कदीर खान साहब के आए हैं, डॉक्टर साहब के, तो उन्होंने कहा जी मुझे प्रेशराइज करके ये माफीनामा जो है वो अनाउंस करवाया गया। ये क्या है? मैंने समझी प्रेशराइज किया, मुझे क्या पता, अगर उनका कोई किसी तरफ इशारा है तो वो बता दें किसकी तरफ इशारा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इतना बड़ा जो आदमी हो, जो कौम का हीरो हो, बॉम्ब बनाए हो, वो क्यों प्रेशर में आएगा? प्रेशर क्या दे रहा था? तो इसका मतलब वो दुरुस्त नहीं कह रहे, प्रेशर नहीं था। मुझे क्या पता जी, आप अंदाजा खुद करें ना। मैंने तो आपको हकायक बताए हैं, मेरी आदत नहीं है कि किसी को इल्जामात लगाऊं। छोटी सी बात है, वो इतने बड़े हीरो थे, जी जी, अल्लाह माफ करे, मुझे कभी किसी ने नहीं प्रेशराइज किया। मेरा तो इतना बड़ा मकाम नहीं है, उनका तो बड़ा मकाम है। कसूरी साहब, यहाँ पे ये भी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। अभी जो रेमंड केस हुआ है लाहौर में, वो हर जगह पे यही बात हो रही है। रेमंड केस में साबित हो रहा है कि वो जासूस है, लेकिन फिर इस्तिस्ना क्यों मांग रहे हैं अमेरिका? वो ये जी कि जासूस, अब मेरा भी तो वैसे ही दिल चाहता है जैसे आपका या पाकिस्तानियों का, जी जी, कि ये कोई सही चीज काम तो नहीं है ना जी कि आप आए ऐसे करें, और जो बदतरीन चीज है कि 2 बंदों को आप कत्ल कर दें। लेकिन आपने मुझसे एक सवाल पूछा वैसे वजीर खारजा साहब, वियना कन्वेंशन में कंप्लीट अगर कोई रेप कर दे और मर्डर कर दे ना, रेप और मर्डर करे, अच्छा, मनशियात स्मगलिंग करता हुआ पकड़ा जाए, तो तब भी वियना कन्वेंशन में हाथ नहीं लगा सकते। क्योंकि सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि इनको इस्तिस्ना हासिल है या नहीं, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि आपको कंप्लीट इम्यूनिटी हासिल है वियना कन्वेंशन में। अमेरिका ने खुद पहले बयान में कहा था कि इनका लाहौर की कॉन्सुलेट से ताल्लुक है जी। जो कॉन्सुलर ऑफिशियल्स हैं वो अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हैं। कॉन्सुलर ऑफिशियल्स जो है उनको उस किस्म की नई इस्तिस्ना हासिल, जैसा कि डिप्लोमेट्स जो फुल फ्लाइट है। जी, तो जी, पहले तो ये फैसला होगा कि ये डिप्लोमेट हैं या नहीं। ये तो फॉरेन ऑफिस के कागजात, मैं तो फॉरेन मिनिस्टर, तो मैं तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं हूं ना सर। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो नहीं, तो वो तो अदालत में बताना पड़ेगा ना जी, अदालत में मांगे ना जी कागज। जी जी, वो ना मेरे बात से होगी ना किसी और के बात से होगी। तो जो उनकी स्टेटमेंट है कि जी मैंने दफ्तर खारजा से सारी तो दफ्तर खारजा सुप्रीम हाई कोर्ट ने मांग लिया ना जी। जी जी, दफ्तर खारजा को देना पड़ेगा ना जी। वो तो वही होगा जो दफ्तर खारजा बताएगा। मैं इस वक्त वजीर खारजा नहीं, मैं आपको कैसे बता दूं? दफ्तर खारजा को लिख के देना पड़ेगा हाई कोर्ट को। खैर उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है, बिल्कुल ये रह गया, अब थोड़े दिन रह गए, बता देंगे। तो इसलिए वो मामला कानूनी है
क्या इस बंदे को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है? मैंने तो फाइल नहीं देखी, लेकिन नजर ये आ रहा है उसके स्टेटस के मुताबिक। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट इशू है, अमेरिका को ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इराक या अफगानिस्तान नहीं है, कोई ऑक्यूपाइड मुल्क नहीं है कि उसके बंदे धनधनाते फिरें, पिस्तौल आते पकड़ लें, सामने आए तो उसको गोली छोड़ा दें। वो तो बाद की बात है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की। जी। लेकिन वो एक सिविलाइज कॉन्डक्ट भी तो होता है ना। एब्सोल्युटली राइट। अगर हमारा सफीर ये करे और कोई क्या अमेरिका बर्दाश्त करेगा? वो फिर हमको ये कहेगा कि जनाब आप बराए मेहरबानी अपनी जो इस्तिस्ना है विड्रॉ कर लें, जैसे उसने किया माजी में। तो मेरा कहने का आपको यह है कि पहली बात तो इसमें यह है कि यह है या नहीं डिप्लोमेट, ये तो फॉरेन ऑफिस बता सकता। मैं तो वजीर खारजा नहीं, मैं कैसे आपको बता दूं? उसके लिए क्या इनको दिया गया था जब ये आए थे? वो रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जो है, हाँ वो तो रिकॉर्ड बताएगा बिल्कुल कि इनको किस बुनियाद पर इजाजत दी गई है, इनको कार्ड इशू हुआ है, और अगर नहीं इशू हुआ तो डिले की वजह क्या है? मुझे तो नहीं ना पता ही है, मैं आपको ऐसे बताऊं, अमेरिका कुछ और कहेगा। तो इसलिए पॉइंट ये कि ये तो फॉरेन ऑफिस का जो होगा ना स्टेटमेंट हाई कोर्ट में, वो सेटल कर देगा। कसूरी साहब, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। नाजरीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, इस वक्त लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।